बीएससी द्वितीय वर्ष वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में साइकस के संदर्भ में जड़ तना पत्तियों की आंतरिक संरचना और लघु बीजाणु एवं नर युग्मकोद्भिद के विकास के संदर्भ में चर्चा की थी। आज हम इसके मादा स्ट्रोबिलस और मादा युग्मकोद्भिद के विकास के संदर्भ में चर्चा करेंगे। देखिए, साइकस का जो वंश है ये अन्य साइकेड्स पादपों से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसमें क्लियर कट कोई मादा शंकु नहीं दिखाई देता, अपितु पर्ण समूह की पत्तियों, अधोपर्णों और गुरु बीजाणु पर्णों को जन्म देता है मादा पादप, और इसी के रूप में मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ये क्रम कई बार चलता है। उत्पत्ति की दृष्टि से गुरु बीजाणु पर्णों की तुलना पर्ण समूह की सामान्य पत्तियों से की जाती रही है और दोनों को होमोलोगस और माना जाता है, यानी बिल्कुल समान माना जाता है। साइकस रिवोल्यूटा में ये रूपांतरित और लघुकृत पत्तियों की तरह दिखाई देते हैं, जो कि भूरे रोमिल तनुशल्कों रेमेंटम से पूरी तरह ढके होते हैं। अब आप इसे डायग्राम में समझिए। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि लघु बीजाणु पर्णों का एक झुंड दिखाई दे रहा है और इसके बीच बीच में आपको बीजांड भी नजर आ रहे हैं। अगर हम और ये जो इसके मूल पर जो आधार पर है वहाँ शल्की पत्तियां मौजूद हैं। ये शल्की पत्तियां बंध्य होती हैं, इनमें बीजांड नहीं बनते हैं। अब आप बी जो डायग्राम है उसमें देखिए, दो पंक्तियों में एक दूसरे के सामने व्यवस्थित बीजांड आपको नजर आते हैं और गुरु बीजाणु पर्ण का शीर्ष भाग, जिसको तीर की तरह दिखाई दे रहा है, ये तीर भी कहते हैं उसको, ये बंध्य होता है। और एक और गुरु बीजाणु पर्ण में दोबारा से इस लक्षण को देख लीजिए आप कि बंधे शीर्ष भाग बंधे होता है, बड़ा चपटा और पंखे की तरह दिखाई देता है, और ये ओव्यूल आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, मैं दोबारा बता दूं, साइकस जो पादप है इसमें ओव्यूल सबसे बड़ा होता है पादप जगत में। प्रत्येक गुरु बीजाणु पर्ण लगभग 3 सेंटीमीटर या अधिक लंबा होता है। इसमें 2 से लेकर 12 बीजांड पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं और ये ऑर्थोट्रोपस प्रकार का होता है। इसका वृंत बहुत छोटा होता है और ये पादप जगत में सबसे बड़े बीजांड हैं, जो लंबाई में 6 से 7 सेंटीमीटर तक होते हैं। विकास की आरंभिक अवस्था में गुरु बीजाणु पर्ण के अनुदैर्ध्य काट को यदि हम देखें तो एक सुस्पष्ट गुरु बीजाणु मात्र कोशिका दिखाई देती है। ये कोशिका अर्ध त्रिभाजन करके गुरु बीजाणुओं का एक रेखिक चतुष्क बनाती है। चतुष्क का निचला गुरु बीजाणु ही सक्रिय रहता है, शेष 3 ऊपर के गुरु बीजाणु वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ये चतुष्क समसूत्री विभाजन की श्रृंखलाओं से गुजरकर मादा युग्मकोद्भिद को बनाता है। मादा युग्मकोद्भिद के मुख्य केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति बनने की अवस्था के तुरंत बाद ही स्त्रीधानी का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और ये मादा युग्मकोद्भिद की सतह आवरण कोशिकाओं से अलग हो जाती है। इस प्रक्रिया में कुछ जगह सी बन जाती है जिसे स्त्रीधानी कक्ष कहा जाता है। एक परिपक्व स्त्रीधानी की ग्रीवा एक ही पंक्ति में व्यवस्थित 2 कोशिकाओं से बनी होती है और ग्रीवा नाल कोशिका अनुपस्थित होती है और अभ्यक्ष नाल केंद्रक भी अपहासित होता है। अंडज केंद्रक काफी बड़ा होता है तथा आँख से बिना किसी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। साइकस रेवोल्यूटा में ये 500 माइक्रोन तक होता है और स्त्रीधानी के परिपक्व होने में लगभग 2 से 3 माह का समय लग जाता है। अब आप इसको डायग्राम से समझेंगे हम लोग, क्योंकि डायग्राम से ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा हमें। देखिए, आपको ये मेगास्पोर मदर सेल नजर आ रही है ए उसमें, और ये मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजन करती है और ये गुरु बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु बनते हैं, लेकिन उनमें से शेष 3 तो अपहासित हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं या बीजांडकाय बनाने में योगदान करते हैं। एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है, निचला वाला। अब आप देखिए, उसमें मेगास्पोर का जो केंद्रक है उसमें विभाजन हो रहा है और फ्री न्यूक्लियर गैमेटोफाइट जैसी संरचना डी, इसमें हमको डी जो चित्र है उसमें हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद इसमें कोशिका भित्तियों का निर्माण भी हो जाता है और ये परिपूर्ण फीमेल गैमेटोफाइट का रूप ले लेता है। अब आप जरा गौर से देखें तो आपको दिखाई देगा कि न्यूसेलस, बाकी शेष भाग में न्यूसेलस यानी बीजांड काय दिखाई देगा। ऊपर की ओर पोलन ट्यूब दिखाई देगी और इनर इंटैगुमेंट दिखाई देंगे, मिडिल इंटैगुमेंट दिखाई देंगे और आउटर इंटैगुमेंट दिखाई देंगे। यानी 3 तरह के अध्यावरण, 3 स्तरीय अध्यावरण आपको नजर आते हैं इसमें। और ये पोलन चैम्बर, जैसे खाली कक्ष बन गया ना, उसको पोलन चैम्बर बन गया। यहाँ पर पोलन इकट्ठे होते हैं, यानी नर युग्मक इकट्ठे होते हैं। इसी प्रकार से अब जैसे हम देखते हैं, नेक सेल बन रही है और ये केंद्रीय कोशिका बनती है। केंद्रीय कोशिका के बाद में नेक सेल आगे बढ़ती है और उससे जैकेट का निर्माण होता है।
वेंट्रल कैनाल सेल भी बनती है, लेकिन मैंने आपको फिर से बताया था कि वेंट्रल कैनाल सेल हो या फिर अभ्यक्ष नाल केंद्रक जिसे कहते हैं हिंदी में, या फिर आपके ये अपने क्या कहते हैं ग्रीवानाल कोशिका हो, ये दोनों ही अनुपस्थित हो जाती हैं या अपहासित हो जाती हैं। इस प्रकार से आपको ये डायग्राम भी बनाना होगा और इसी प्रकार आपको ये अध्ययन करना होगा। अगले वीडियो में हम इसके निषेचन की प्रक्रिया और इससे संबंधित अन्य जो टॉपिक्स होंगे उन पर चर्चा करेंगे।